वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर युक्ति आईएएस को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी अपलोड किया जाए वीडियो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही साथ जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी समस्या है, दिए गए नंबर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जो भी क्लासेस चलाई जाती है यूपीएससी प्लस पीसीएस स्टेट पीसीएस का, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ की भी पेड ग्रुप चलाई जाती है, उससे आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी प्लस पीसीएस स्तर की। और इसके साथ हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का डेली टेस्ट चलता है, शाम को 8:30 से प्रारंभ होता है। इससे जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, जो डेली के करंट अफेयर से होता है, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ से आप जुड़कर सारी युक्ति आईएएस के द्वारा जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, सागर्भित मटेरियल आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज मौलिक अधिकार के अगले सेशन में चलते हैं। इससे जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। इसी में से आपको बहुत से प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, उसके कुछ पॉइंट को मिसमैच करके दिया जाता है। अमूमन सारे प्रश्न इसी फील्ड से होते हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार से दिए जा रहे हैं, पूछे जाते हैं तो सारे चीज़ों को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है युक्ति आईएएस के द्वारा। और 25 ईयर का जो भी आपको 25 ईयर का जो भी यूपीएससी है प्लस पीसीएस स्तर का जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, मौलिक अधिकार के संबंधित से, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया टॉपिक के साथ ही साथ मेंस के भी टॉपिक को शामिल किया गया है। तो इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता इससे अतिरिक्त आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे इससे कवर हो जाएंगे। चलिए आज इस सेशन को प्रारंभ करते बिना वक्त गवाए हुए। तो कल तक मैंने 21 का सारे मुद्दे को, जो भी निष्ठा के अधिकार संबंधी मुद्दे थे, इस पर चर्चा किया था। कुछ बातें यहाँ पर भी चर्चा की थी, कौन से मौलिक 21 के तहत शामिल किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अनुच्छेद सबकी चर्चा किया, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो नेक्स्ट सेशन के रूप में देखिए आज क्या है। जानवरों को भी उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके आधार पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्व पोंगल और दूसरे तथा तीसरे दिन आयोजित किए जाने वाले खेल जल्लीकट्टू, जिसे बुल फाइटिंग भी कहा जाता है, तथा देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाने वाली बैलगाड़ी दौड़ को प्रतिबंधित लगा दिया गया है मई 2014 से। पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट पीसीए के तहत 1960 के तहत लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो साथ ही यह स्पष्ट किया कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है, जीवन का अधिकार कहाँ तक है, मानव, पशु या दोनों के रूप में। तो यहाँ दोनों के रूप में होगा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ज्ञान और वाद के रूप में इसे माना गया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया, जो बहुत ही चर्चा में रहता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भारत में से स्वीकार किया गया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पर टीका जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त करना। जो प्रणाली जो होता है, जैसे आईसीयू में भर्ती होता है, जो बहुत ही घातक बीमारी से ग्रसित है, तो वैसे ये टॉपिक आपको एथिक्स के पेपर में भी पढ़ा जाता है। साथ ही साथ पॉलिटी के कुछ मेंस ऑप्शनल के रूप में पढ़ा जाता है। पर जीएस के रूप में ये बस एक जीवन के अधिकार 21 के तहत एक छोटा सा टॉपिक है, पर एथिक्स पेपर में ये बहुत ही काम देता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि जो भी जीवन
जो भी मरीज है उसके जीवन रक्षक प्रणाली पर जिसका जीवन टिका हो उन मशीनों को हटा लिया जाए और उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। यानी एक ऐसी मृत्यु की प्रक्रिया अपनाना जिसमें उसे दर्द कम हो और उसके साथ जीवन की जो गरिमापूर्ण मृत्यु उसे मिले, गरिमापूर्ण मृत्यु मिले। तो इस आधार पर इसके इच्छा मृत्यु को जाना जाता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या एक्टिव है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुमति नहीं दी है कि इसके अंतर्गत दवाई इंजेक्शन के कर व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ नहीं, तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा चुका है कि भारत में कौन से इच्छा मृत्यु को इजाज़त दी गई, तो ये निष्क्रिय है, पैसिव है, एक्टिव यहाँ पर नहीं है। अनुच्छेद 22 अब देखते हैं, निरोध और गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण का जो भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। ये हिरासत के दो प्रकार है, जैसे पहला प्रकार दंड विषयक यानी कठोर हिरासत के संबंध में एक व्यक्ति को दंड देती है, यह एक व्यक्ति को दंड जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत ने उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तो इसके तहत शामिल किया जाता है। निवारक निरोध हिरासत क्या है, बिना सुनवाई दोषी को कार्रवाई किया जाए, अर्थात किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध करने से चेताने जैसी स्थिति होता है। अर्थात कहने का अर्थ है, मान लीजिए चुनाव होगा, ये कब उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, मैं इसे बता देता हूँ। जैसे चुनाव लोकसभा या विधानसभा का चुनाव से, तो उससे पहले पुलिस प्रशासन ये करती है, जो भी उस क्षेत्र के लिस्टेड अपराधी रहते हैं जो बहुत ही संतलिप्त अपराधों में शामिल रह चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व जो इलेक्शन के दौरान ऐसी कोई घटना प्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए इनको पूर्व में चुनाव के डेट मान लीजिए 30 को है, मान के चलिए 30 मई को, माने इलेक्शन 30 मई को मान के चलिए, तो इसको पहले ही मान लीजिए 22 तारीख को ही हिरासत में ले लेगा। तो ये विधि प्रक्रिया के तहत अपनाई जाती है। अरे हमारे यहाँ वैध है, कहने का अर्थ इसका ये होता है, माना जाता है कि जो भविष्य में जो कोई अपराध अगर ऐसा है पुलिस प्रशासन को लगता है इस व्यक्ति विशेष के द्वारा अपराध किया जा सकता है, तो उसे निवारक हिरासत के तौर पर उसे पकड़ा जा सकता है, उसे जेल में रखा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 22 के दो भाग है। भाग 1 में क्या साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए अधिकार है। गिरफ्तार करने का आधार, सूचना देने का अधिकार संबंधी बातें यहाँ कही जाती है। विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है। दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा समय छोड़कर पेश होने का अधिकार यहाँ पर मिला गया भाग 1 में। यहाँ पर नोट कुछ बातें हैं, जैसे नोट के रूप में क्या है देख लेते हैं। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्तियों या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार के उपलब्ध नहीं है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा उपलब्ध नहीं है, अनुच्छेद भाग ए का जो प्रावधान है, जैसे ये प्रावधान आप देख रहे हैं, ये सभी प्रावधान 3 प्रावधान 2 व्यक्तियों को नहीं, 2 वर्गों को नहीं है, किन्हें विदेशी व्यक्तियों को और जो निवारक हिरासत में जिन्हें पकड़ा जाता है, इन दोनों को ये जैसे गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देने का देगा नहीं, गिरफ्तार होने का आधार पूछना। फिर दूसरा इसमें विधि सब व्यवसाय पर परामर्श और प्रतिरक्षा नहीं, कहने का सिंपल अर्थ में वकील करने का अधिकार ये नहीं होगा। दूसरा 24 घंटे का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का, तो ये 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जन अधिकारी गिरफ्तारी आयकर न देने पर गिरफ्तारी और विदेशी के पकड़े जाने पर भी लागू नहीं होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर भी यह लागू नहीं होगा जो आयकर अधिनियम के तहत पकड़ा जाता है, तथा जो भी विदेशी पर लागू नहीं, जो कोई विदेशी ऐसा आता है तो उन पर अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें भी ये नहीं दिया जाएगा। अब भाग 2 देखते हैं क्या इसके संबंध में बातें बोलता है। उन व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है जो दंड विषय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है या नागरिक या विदेशी दोनों को बंद में शामिल किया था। इसके तहत सभी को यहाँ पर छूट दी जाती है, जैसे व्यक्ति को हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड की यहाँ पर उचित व्यवस्था सलाह आवश्यक है। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। यहाँ पर यूपीएससी से प्रश्न पूछा जा चुका है,
निवारक निरोध के तहत जो सलाहकार समिति का गठन होता है, बोर्ड का गठन होता है, उसमें किन की नियुक्ति होती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसके सदस्य अध्यक्ष के तौर पर। और इनको कितने मार्क है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। आधार यहाँ पर बताया जाएगा कि व्यक्ति को अधिकार होगा निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन दे। तो नेक्स्ट इसके बाद नोट यहाँ पर लिखा गया, देखिए निरोध का आधार क्या होगा, यानी किसी को निरोध किया जाता है, किसी को पकड़ा जाता है, निवारक निरोध किया जाता है, तो इसके लिए क्या है। तो राष्ट्र की एकता अखंडता, गैर कानूनी गतिविधियों में दमन, राष्ट्रद्रोही संतलिप्तता, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन, सार्वजनिक क्षेत्र में आपूर्ति और बाधा। तो आप ये बार बार देख रहे होंगे, इसे आप याद कर लीजिए कि युक्तियुक्त प्रतिबंध है जब भी आएंगे तो यही सब बातें होंगी, सभी शामिल होंगे। साथ ही साथ निरोध की बातें होती है, निवारक निरोध की बातें होती है। युक्तियुक्त प्रतिबंध जो संविधान द्वारा लगाए गए वही शामिल किए जाते हैं। तो आप बेहतर तरीके से जो युक्तियुक्त प्रतिबंध मैंने पिछले सेशन में चर्चा की है उसे आप अच्छे तरीके से याद करिए। पूरे पॉलिटी के पार्ट में आपको या तो कहीं भी अगर जीएस के पार्ट में लिखते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध लगता है तो ये आधार यही होगा, यही सब आधार होगा। तो इसे बेहतर तरीके से आप लोग याद रखें। फिर अनुच्छेद 22A क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारण आधार बताया जाएगा और उसे मनपसंद विधि व्यवसाय वकील करने परामर्श करने का अधिकार होगा। अर्थात अपने मनपसंद का एक वकील करने का अधिकार उसे होगा। 22(2) के तहत क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को हिरासत लेने से 24 घंटे के अवधि में न्यायपालिका समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का जो समय होगा वो शामिल नहीं किया जाता है। 22(3) के तहत क्या कहा जाता है, ये अपवाद है। क्या अपवाद है, 2 प्रकार के व्यक्तियों पे अधिकार नहीं मिलेंगे, निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोग और विदेशी शत्रु। जो हमारे देश किसी देश विदेश से जो शत्रु राष्ट्र माना जाता है उसके व्यक्ति अगर पकड़ाए जाते हैं, विदेशी पकड़ाए जाते, तो उन्हें ये अपवाद स्वरूप उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। निवारक नज़रबंदी की अवधि है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी प्लस पीसीएस दोनों जगह पूछा गया है। तो इसे देखते हैं क्या है। 3 महीने तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को बंदी निवारक निरोध के जो सज़ा, जो मैंने आपको पहले बताया सज़ा पर्याप्त या सज़ा ऐसे सज़ा के रूप में वो दंड भोग चुका है जो समाज के लिए खतरनाक स्थिति कायम करता है, तो उनको निवारक निरोध के रूप में पकड़ा जा सकता है। वो कब तक होता है, 3 महीने तक, हार्डली 3 महीने तक रखा जा सकता है। आगे उससे डेट बढ़ाना है तो उनकी अनुशंसा करनी होगी। जो बोर्ड बनता है, एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे शामिल, और संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा निर्धारण कर सकते। यदि संसद चाहे तो इस 3 महीने को और बढ़ाकर 5 से 10 जो भी होगा, एक टर्म कंडीशन होगा वो बढ़ा सकती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, निवारक निरोध के संबंध में, निवारक निरोध जो नज़रबंदी है उसके संबंध में निर्णय कौन करता है, निर्णय कौन करेगा, वो संसद करेगा। संसद को यह विधि बनाने का अधिकार है इस संबंध में। निवारक नज़रबंदी का उपाय क्या, आशय क्या है इस संबंध में, किसी व्यक्ति को नज़रबंद करके संभावित अपराध को रोकना, जो भी भविष्य में अपराध होने की संभावना उसको रोकने का यह मुख्य उद्देश्य होता है। मात्र संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, इस दौरान निवारक निरोध जैसे चुनाव होंगे या कोई आतंकवादी घटना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मात्र संदेह के आधार पर व्यक्ति विशेष को पकड़ा जा सकता है और उसे रखा जा सकता है। यह पुलिस प्रशासन को यह अधिकार है, राज्य को यह अधिकार है। अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लेना, इसका आशय यही है निवारक नज़रबंदी का। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। नोट यहाँ पर बातें की गई है कुछ, जैसे विधि निर्माण की शक्ति, भारत के निवारक नज़रबंदी की विधि निर्माण की शक्ति संघ एवं राज्य सरकार दोनों को है। तो इस संबंध में संसद या विधानसभा, जो यहाँ बातें लिखी गई है, संसद और विधि निर्माण कर सकती, तो ये केंद्र स्तर पर होगी और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल कर सकती है। पर जो भी होगा वरीयता किसको मिलती है, वरीयता केंद्र के स्तर संसद को मिलती है। प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। निवारक नज़रबंदी कानून के संबंध में कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मीसा कानून आया था, तत्कालीन परिस्थिति 1971 के युद्ध में देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के मुद्दे पर यह लाया गया।
दुरुपयोग हुआ 1975 आपातकाल के दौरान इस कानून का 1978 में जनता पार्टी ने इसे समाप्त कर दिया। बस ये पीटी के व्यू से पढ़ा जाता देखा जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारक अधिनियम आया, फिर रासुका आया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आता है 1980 के दौर में, फिर टाडा आता है, फिर पोटा आता है। ये सब बस पीटी के व्यू से कभी कभी प्रश्न पूछे, पर हालांकि इधर कुछ 5 से 6 सालों में नहीं पूछा है। बस जानकारी के मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि आप लोग एक नज़र ये लोग देख लीजिएगा। ऐसे कोई इस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न अब नहीं बनने का है, क्योंकि अब एनएसए लागू हो गया है। तो ये आगे मैं टॉपिक एनएसए के संबंध में करूँगा, तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा करूँगा उसका। पर अब ये देखिए यहाँ पर 2009 में बस संशोधन हुआ, उसे ध्यान 2019 में संशोधन हुआ, उसे ध्यान में रखना है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 आया था, को पारित किया गया। प्रमुख बिंदु इसके संबंध में क्या है, इसे देखते हैं। यह विधेयक गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच अधिकारी उन संपत्ति को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय की मंजूरी लेनी होती है, जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती है। विधेयक के अनुसार अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NAI के अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है, तो ऐसी संपत्ति जब्ती से पहले NAI महानिदेशक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। तो विवाद यहाँ पर कुछ उठे थे कि NAI का जो महानिदेशक होगा वो सबसे बड़ा पद हो जाएगा सुरक्षा के संबंध में, तो कुछ विवाद ये। तो मेंस के संबंध में विवाद उत्पन्न होते हैं, पीटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो मेंस पर जब चर्चा होगी तो NAI का विवाद जो उठा था उसे 2019 में उसे भी देखेंगे वहाँ पर। पीटी के व्यू से देखिए यहाँ पर क्या बातें लिखी गई। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है, जैसे आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयारी करता है, आतंकवादी को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। फिर यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है। तो ये आधार के आधार पर, ये जो कुछ आधार बताए गए जिसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। निवारक निरोध के संबंध में कुछ आलोचनाएं हैं, उसे देख लेते हैं क्या आलोचनाएं हैं। जैसे आलोचनाएं यहाँ पर की जाती है कि निवारक नज़रबंद कानून लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है, यह कानून अत्यंत कठोर एवं सख्त है, यह मानवाधिकार के विरुद्ध है, इसका दुरुपयोग की संभावना अधिक है। फिर निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है भारत संविधान मूल अधिकारों में व्याप्त उल्लेख किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक नज़रबंदी कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध है, परंतु वास्तविक रूप से निवारक नज़रबंदी कानून एक आवश्यक अनिवार्य बुराई है। कहने का अर्थ है चुनाव को सुचारू रूप से करने के लिए जो घोषित अपराधी होते हैं, जो कभी सज़ा पा चुके हैं, अब पुलिस के नज़र में वो संदेह की दृष्टि में होते हैं, तो उनको इस दौरान किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने से पहले उनको ऐसा करना अति आवश्यक होता है। तो यह सिस्टम में आवश्यक बुराई के रूप में माना जाता है। यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछ चुका है, साथ ही साथ पीटी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रश्न के तौर पर। आवश्यक अनिवार्य बुराई क्यों है? यह राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखना, और बुराई इसलिए कि इसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है या प्रभावित होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या जीवन के विरुद्ध अधिकार होता है। प्रश्न पीटी के तौर पर यहाँ पर ये पूछा गया था कि निवारक निरोध के संबंध में कौन से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये 2-3 अधिनियम जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है। मुख्य परीक्षा संबंधी तथ्य है जो मुद्दे के रूप में मैं लिखता हूँ, उसे भी देख लेते हैं। साथ में निवारक निरोध के संबंध में क्या क्या आ सकता है। जैसे पहला मुद्दा क्या है, जम्मू और कश्मीर अलगाववादियों पर की जाने वाली निवारक नज़रबंदी बनाम मानवाधिकार। एक मुद्दा ऐसे मेंस के तौर पर शामिल किया जाता है, इससे प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो एस्पा है उसके बनाम मानवाधिकार मूल अधिकारवाद। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तर पूर्व स्टेट जो है उसके लिए भी ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न यहाँ यूपीएससी यहाँ से भी पूछ चुका है। तो जब भी ये चर्चा निवारक निरोध आएगी, तो निवारक निरोध का चर्चा जब भी होगा मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो ये कानून और अलगाववादियों के संबंध में ये जरूर मुद्दा बने रहेंगे। जब तक ये रहेगा तब तक ये
ये चीज़ें प्रश्न के तौर में शामिल की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 क्या है। 23 कहता है मानव दुरुपयोग और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। वो क्या है? 23(1) यह कहता है कि ये 3 प्रकार के शोषण के प्रतिबंधित करता है। वो क्या है? 3 प्रकार का, केवल 3 प्रकार का ध्यान रखिएगा। पीटी में यहाँ प्रश्न पीसीएस में पूछ चुका है। बलात्श्रम व्यवहार के रूप में, मानव तस्करी या मानव जो भी खरीद फरोख्त होते हैं मानव व्यापार के रूप में, और भी शोषण के अन्य रूप है तो वहाँ जाके नेक्स्ट आप जब आगे और सेशन आगे चलेगा वहाँ बताऊँगा। पर अनुच्छेद 23A में 3 ही प्रकार के शोषण की चर्चा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 23(2) का, यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिक पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, परंतु इसमें जाति, धर्म, मूल्य, वंश, वर्ग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पर पीटी के दौर में या यूपीएससी पूछा यहाँ से है, किसके आधार पर बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। तो देखिए प्रश्न कहाँ से बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। प्रश्न कहाँ से निकाले जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, प्रश्न आपको किस किस क्षेत्रों से, किस किस पार्ट से पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? कारखानों में आदि बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। यह एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हानिकारक उद्योग और फैक्ट्रियों, खानों या कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। बच्चों को इसके अलावा किसी भी इसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। फिर न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष की स्थापना करता है, बाल कोष आयोग का गठन करता है। ये अनुच्छेद 24 के तहत ही। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछ चुका है, बाल पुनर्वास कोष का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? बाल आयोग का गठन। फिर उसका नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कल यहाँ से देखूंगा, कल धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में। आज इतना ही, क्योंकि कल ये सेशन लंबा होगा, क्योंकि ये धार्मिक जो 25 से 28 है अनुच्छेद, आर्टिकल 25 से 28, ये बहुत ही लंबा और विस्तृत आर्टिकल है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में मेंस और पीटी में बार बार प्रश्न पूछते हैं, हर 1-2 साल में रिपीट होता है यहाँ से है। तो इसलिए इस सेशन को कल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दीबाजी में कुछ ऐसे पार्ट छूट जाएंगे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आगे जब भी आप लोग मौलिक अधिकार को पढ़ें तो ये छूटे आपसे नहीं। इससे प्रश्न एक बार अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए, जिसके बाद जब भी ये टॉपिक पढ़े तो आप स्वयं इसका निर्धारण कर सकते प्रश्न किधर से, कहाँ से और किस रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ कल तक के लिए।